वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा से हम लोग क्या समझते हैं? संज्ञा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस ज्ञा होता है जो कि संज्ञा बनता है। संज्ञा सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला कोई नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसे संज्ञा कहा जाता है। अगर संज्ञा के सूत्र की बात करें तो संज्ञायते अनेहा इति संज्ञा होता है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सूत्र किसी भी संज्ञा के विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना, मतलब कोई बहुत विस्तृत विषय में बहुत बढ़ा चढ़ा कर के कोई चीज़ है, अगर उसको हम लोग छोटे में कर रहे हैं तो वो संज्ञा सूत्र कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो वृद्धि राधेच। फिर संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के कई प्रकार होते हैं जिसमें मतलब पहला है उदात्त संज्ञा। इसका सूत्र है उच्चारुदात्त। तो उच्चारुदात्त में इसका मतलब होता है कि जो मुख के ऊपरी भाग मतलब तालु आदि से उच्चारित हो उसे हम लोग उदात्त संज्ञा बोलते हैं। अनुदात्त जो मुख के निचले भाग से हम लोग उच्चारण करते हैं उसे अनुदात्त संज्ञा कहते हैं। स्वरित जो इसके मध्य में होता है, दोनों के मध्य में होता है। फिर संयोग की बात करें तो संयोग जब दो वर्ण के बिना विकार या परिवर्तन हुए, मतलब किसी में जो दो वर्ण हैं उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आ रहा है और उसी तरीके से वो आपस में मिल रहे हैं तो उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे महत में आदता है और यहाँ पे भी आदता है, तो दोनों मिलके आदता ही बना रहे हैं, तो इन दोनों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इससे हम लोग संयोग संज्ञा सूत्र बोलते हैं। फिर बात करते हैं संहिता की। तो संहिता में संधि जो होती है उसी को हम लोग संहिता संज्ञा सूत्र बोलते हैं। इसका दूसरा नाम संधि होता है। तो वर्णों के अत्यंत समीप अर्थात दो वर्णों के जुड़ने से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संहिता संज्ञा सूत्र बोलते हैं। उदाहरण में जैसे रमा प्लस ईश रमेश और सु प्लस आगत स्वागत। ठीक है, जैसे हम लोग को पता ही है आ और ई दोनों जब मिलते हैं तो ए बनता है, तो वही यहाँ पे है आ प्लस ई ए बन रहा है। फिर सूत्र की बात करें तो उसका सूत्र ये होता है परिसन्निकर्षा संहिता। फिर अनुनासिक संज्ञा सूत्र की बात करते हैं तो जो मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित होते हैं, जो वर्ण मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होते हैं उसे अनुनासिक संज्ञा बोलते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो वो होते हैं आ ई ऊ देख रहे होंगे आप, इसमें मुंह की भी ज़रूरत पड़ी है और नाक की भी ज़रूरत पड़ी है, तब ये उच्चारण हो रहे हैं। पद की बात करते हैं। पद का संज्ञा सूत्र होता है सुपी अंतः पदम। ठीक है, मतलब इसमें सुबंत होता है, तियंत होता है। सुबंत होता है हम लोग कह सकते हैं शब्द रूप, तियंत होता है धातु रूप। तो सुबंत में सु जस इसी तरीके से 21 सुबंत होते हैं और तियंत में तिम तस झी इसी तरीके से 18 तियंत होते हैं। तो सुबंत क्या याद करना है, सुबंत 21 होते हैं और तियंत 18 होते हैं, तो उसी को हम लोग पद संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सुबंत शब्द रूप होता है और तियंत धातु रूप होता है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसे वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रामहो रामः ये शब्द रूप होते हैं सुबंध प्रत्यय, और इसी से इसका पद संज्ञा यही इसका पद संज्ञा होता है। जैसे भवती भवता भवंती ये धातु रूप है, ये मतलब तियंत प्रत्यय में आ जाएगा तो इसका पद संज्ञा होगा। फिर धातु की बात करते हैं तो धातु जैसे भू हो गया, भू आदि धातु हैं जो क्रिया का बोध कराएं। भू धातु जैसे है, भू धातु अब दो चीज़ों का बोध करा सकता है। एक होता है भू का मतलब पृथ्वी और दूसरा भू का मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, समथिंग इज़ हैपनिंग, तो भू होता है। तो इसमें भू का जब अर्थ पृथ्वी लिया जाएगा तो वो धातु संज्ञक नहीं होगा, जबकि भू का जब होना लिया जाएगा तो धातु संज्ञक होगा। तो इसमें वही लिखा गया है। और सूत्र की बात करें तो सनाधनता धातुआ लिखा हुआ है। फिर इसका सबके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सूत्र याद करने हैं, सूत्र लिखने पे नंबर मिलेंगे। उपसर्ग की संज्ञा की बात करते हैं तो उपसर्ग की संज्ञा में प्र परा अप सम अनु इसी तरीके से 22 जो परादी होते हैं, परादी जिस समय ये क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनका उपसर्ग संज्ञा होता है। इसका सूत्र है उपसर्गः क्रिया योगे। फिर उदाहरण की बात करें तो जैसे होता है नी प्लस योग नियोग, परा प्लस क्रम पराक्रम, वी प्लस हार विहार। जैसे हार का मतलब होता है हारना, बट यहाँ वी के साथ लग रहा है तो यहाँ विहार हो रहा है, मतलब
धारण करना, पहनना। फिर वृद्धि संज्ञा की बात करते हैं, तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धि रदयच, ठीक है। आ, ए, आओ वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है। जब भी वृद्धि संज्ञक वृद्धि संधि होती है वहाँ पर वृद्धि संज्ञक वर्ण ही आदेश, वृद्धि संज्ञक वर्ण ही आदेश होता है। और जैसे गुण संज्ञा, तो जहाँ पे गुण संधि होती है वहाँ गुण वर्ण आदेश होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, जिसकी संधि होगी वही वाला वर्ण आदेश होगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? आ, ए, औ, ठीक है। जैसे उसका उदाहरण देखते हैं तो 1 + 1 1 1 हो जाता है। एक में आ और ए जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, तो ये बन जाएगा ए, ठीक है। फिर गुण संज्ञा की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है ये सूत्र होता है आदेश गुणः, ठीक है। आ, ए, ओ वर्ण गुण संज्ञक होता है। गुण संधि होने पर गुण वर्ण ही आदेश होता है, जो कि हम लोग ने पहले भी देख रखा है, अभी पढ़ा था हम लोग ने। उदाहरण अगर इसकी बात करते हैं तो रमा + ईस रमेश होता है। तो जैसे यहाँ पे है बड़ा आ और बड़ी ई, हम लोग ने पहले भी बताया था, ये ए हो जाता है, ठीक है। तो वही है गुण संज्ञक वर्ण, फिर ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाता है। फिर आता है इत संज्ञा। इत संज्ञा इसका होता है हलन्त्यम सूत्र। फिर महेश्वर सूत्र में जो अंत में व्यंजन आते हैं उनका लोप हो जाना ही इत संज्ञा होता है। जो अंत में व्यंजन आ रहे हैं उनका लोप हो रहा है, उसी को इत संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण में जैसे अण होता है, तो अण में हम लोग देख सकते हैं, जो अगर इसका हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार कैसे होता है? महेश्वर सूत्र होता है आ, ई, उ, ऋ, री, ल, क। तो इसमें जिसमें हलंत होते हैं, जैसे इसमें हलंत है, इसमें हलंत है, तो ये सारे जो हलंत वाले व्यंजन होते हैं इनका लोप हो जाता है। तो जो लोप होता है उसी को हम लोग एक इत संज्ञा कहते हैं। जैसे अण का हम लोग ने देखा था आ, ई, उड़, तो ड़ इसमें लोप हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब अगर इसका हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार इसका आ, ई और ऊ बनेगा, ठीक है। फिर लोप की बात करते हैं। लोप संज्ञा में इसका सूत्र होता है अदर्शनम लोपः। तो व्यंजन में जो ना दिखाई दे ना सुनाई दे, अर्थात पहले रहने वाले बाद में ना दिखाई दे, उनकी लोप संज्ञा होती है। जैसे अगर हम लोग देखें प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का सूत्र होता है सूत्र आदिर अंतेन संहिता। तो आदि व अंत वर्ण या अक्षर का एक साथ उच्चारित होना प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। जैसे प्रत्याहार में जस्ट अभी हम लोगों ने बताया, जिसमें जैसे ये हलंत वाला इसका इत संज्ञा हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, और तो जो इसका प्रत्याहार बनेगा आ, ई, ऊ बनेगा। यहाँ ड़ा का प्रयोग केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। और स्वर्ण संज्ञा सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है तुलायास्य प्रयत्नम स्वर्णम, ठीक है। तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर आदि प्रयत्न जिस वर्ण से तुल्य हो वहाँ सुवर्ण संज्ञा होती है। जहाँ पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर आदि प्रयत्न वाले हों वहाँ पर स्वर्ण संज्ञा होती है। जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं तो का और खा है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, दोनों कंठ से बोले जाते हैं, और इन दोनों को बोलने में जो प्रयत्न लगता है वो होता है स्पष्ट, जो हम लोग ने चैप्टर 1 में देख रखा है। फिर हम लोग निपात संज्ञा की बात करते हैं, तो निपात संज्ञा का सूत्र ये होता है चादयो असत्व है। तो परा आप सम अनु आदि 22 परादि होते हैं, जो हम लोगों ने देखा था, जो 22 परादि है की निपात संज्ञा होती है। निपात संज्ञा उन वर्णों की होती है जो अकेले किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं होते परंतु अपना अर्थ रखते हैं। जैसे प्रा ये अकेले किसी वाक्य में नहीं प्रयोग होगा, लेकिन इसका अर्थ होता है प्रा मतलब आगे, परा मतलब पीछे। फिर हम लोग लास्ट देखते हैं प्रज्ञा संज्ञा। इसका सूत्र इदु देव द्विवचनम प्रज्ञहम। तो शब्द या धातु का कोई रूप जो इकारांत उकारांत एकारांत तथा द्विवचन हो
तो इन शब्दों का प्रयोग प्रज्ञा संज्ञा या प्रकृति भाव होता है। संधि कार्य करने पर कोई बदलाव नहीं होता। जैसे मतलब इसमें वही है कि कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हरि और एते हैं तो ये दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा और नॉर्मली ये हरि एते बन जाएंगे। ठीक है, हरि एते, एते हरि और एतो, हरि एतो, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, डायरेक्ट ये जुड़ गया। तो इसी को हम लोग प्रज्ञा संज्ञा कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 2 ऑफ संस्कृत। तो चैप्टर 2 जो संज्ञा प्रकरण है संस्कृत का, उसमें बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।